नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं डीएल भारत न्यूज़। अभी मैं नवादा में हूं और नवादा के ही जाने माने प्रख्यात युवा प्रतिभाशाली जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो है हमारे साथ सागर इंडिया जी। अभी मैं उनके साथ बैठा हूं और उनसे जानना चाहेंगे, चूँकि उन्होंने जो अपनी जो कैरियर की जो शुरुआत करी है बहुत ही अनूठा और बहुत स्ट्रगल को फेस करते हुए और जितने कम समय में उन्होंने जो अपना प्रख्यात जो अपना पॉपुलैरिटी हासिल की है वो कम नहीं आंका जा सकता। तो सबसे पहले हम सागर इंडिया जी से इन्हें नमस्कार और इन्हें अभिवादन करना चाहेंगे हमारे चैनल में आने के लिए। सागर इंडिया जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन हमारे इस चैनल में समय देने के लिए। मैं सर जानना चाहूँगा कि आपने जो अभी तक ये जो जी, तो मैं सागर इंडिया जी से जानना चाहूँगा, चूँकि इन्होंने फिल्में दुनिया में भी एज एक्ट निभाया है, बहुत सारी वेब सीरीज में इन्होंने काम करी है, अपने कविता के माध्यम से भी इन्होंने पब्लिसिटी बटोरा है और आगे इनका स्ट्रगल जारी है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर यह क्षेत्र खास करके बात करी जाए नवादा की, मतलब कि बिहार का इलाका नवादा रहा है और बिहार से उभरकर फिल्म इंडस्ट्री तक जाना बहुत बड़ी बात होती है और जिसमें एक सीढ़ी पर एक मुकाम पे हैं हमारे सागर इंडिया जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, आपने यह सफ़र कैसे तरी सागर इंडिया जी, आपने यह सफ़र कहाँ से और कैसे तय करी? आपके दिमाग में यह बात है, यह जुनून एक कहाँ से और कैसे मिला? सबसे पहले तो आपके चैनल को डीएल भारत को बहुत बहुत बधाई। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज हम तक पहुँचे हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका सवाल है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे या फिर कैसे चीज़ें शुरू हुई, तो देखिए क्या है कि हम लोग बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं। मेरा जो गांव है रानीहट्टी आती पंचायत में पड़ता है, वो मतलब 240 लोग रहने वाले, 240 लोग 250 लोगों के आसपास रहने वाला वो गाँव है और बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव है वो। तो वहाँ रह करके और क्या ही कर सकता है एक बच्चा, उसके दिमाग में क्या ही आ सकता है। हम बिहारी हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हम बड़े होकर के आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे। तो अमूमन जैसे सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी यही चीज़ें आई थी। चूँकि क्या था कि मेरे पिताजी नहीं थे और बहुत छोटी उम्र में पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, तो एक आर्थिक दबाव भी था और एक अलग समाज भी, आपको जब पता है सर, जिनके बाप नहीं होते ना, समाज उनको बहुत ही अलग नज़रिए से देखता है। उनको लगता है ना कि जिनका बाप नहीं है ना, उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका जो है भविष्य चौपट है, उसका भविष्य अंधकार में है और उससे वो हर छोटे काम कराए जा सकते हैं जिसके लिए वो शायद बना भी ना हो। तो पिताजी के नहीं रहने के बाद समाज में नज़रिया बदला और लोग अलग टाइप से ट्रीट करने लगे। ये बातें आती थी कि कुछ भी करने के लिए सोचो तो अरे बाप है जो कुछ कर लोगे, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। ये सारी चीज़ें तो समाज की जो कम्युनिटी जो है आपको जो टोंट करती है। तो मुझे लगा कि यार ये कैसे, अगर बाप नहीं तो क्या कोई कुछ नहीं कर सकता क्या? तो ये सब सारी चीज़ें जब होनी शुरू हुई तो मुझे लगा कि कुछ तो बनना है और इनको गलत प्रूफ करना है। मतलब कि कितना बड़ा जोखिम भरा कार्य इन्होंने अपने लाइफ में जो उठाया है, जो शुरू किया है और उसमें जो प्रख्याति इन्होंने हासिल करी है। मतलब कि गांव से आकर के, गांव की मिट्टी से आकर के, और बावजूद इनके फादर भी नहीं रहे, फादर का भी शायद इनके शर से साथ छोड़ा, और बावजूद इनके मन में जो एक जुनून था, यार ये मैं कैसे अपने आप को एक साबित करूं, कैसे अपने आप को एक दिखाऊं कि क्या मैं कुछ अलग करूं अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए। ये बहुत बड़ी बात है ऐसे युवा प्रतिभागी से। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि ये है जो सफ़र जो आपने तय करी है, तो ये सफ़र में कौन कौन से ऐसे बाधाएं जो अभी जैसा कि आपने बता रहे थे कि पापा का भी शायद छूटा और भी बहुत सारी तकलीफ़ों को हमने सामना किया है, बावजूद आपने अपनी मुकाम की ओर अग्रसर है। तो ये इसमें क्या कौन सा ऐसा चीज़ें जो आपको हमेशा प्रोवोकेट करते रहा या हमेशा उस ओर खींचते रहा कि नहीं मैं ये करूँ? समाज की गाली,
अच्छा, समाज की गाली। हाँ, जब आपको समाज के देखिए जब दुनिया जिसको गाली दे रहा हो ना और समाज के सारे लोग जब उसको गाली देना शुरू कर रहे हो ना, तब मुझे लगता है कि वो कुछ अलग ही यात्रा पे है। और ये न्यूटन को ले लीजिए आप, या आप गांधी जी को ले लीजिए, आप भगत सिंह आज़ाद को ले लीजिए, जितने लोग आप ले लीजिए, तो उन लोगों को एक बार ना समाज अनएक्सेप्टेड किया कि क्या कर रहे हो, क्या ही पागलपंती है, क्या ही कर रहे हो आप। मतलब ये तो चाहते थे लोग कि आज भी ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो निकले पर दूसरे के घर से निकले, हमारे घर से ना निकले भैया। तो अपने आप में, और सही बात भी है ना कि आप हीरो बनना, तो हीरो बनने के लिए सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। लोग ये तक भी कह देते हैं कि रामविलास पासवान जैसा नेता का इतना पैसा होने के बाद भी उसका बेटा हीरो नहीं बन पाए, तो आप और हम किस खेत की मूली। और ये सुनने को मिलता है कि एक्टर बनना है। अरे भैया एक्टर कैसे बन जाओगे, चपरासी बनो ना। बहुत बड़ी बात है, यानी कि इनके मन में जो एक प्रेरणा जो आया, एक जो प्रेरणा मिला, हमारे जो ग्रेट रिफॉर्मर, जो सोशल रिफॉर्मर, खास करके भगत सिंह के बारे में बात करी, उनके बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में बात किया कि भैया भगत सिंह निकले बने, लेकिन हमारे घर से नहीं, किसी और के घर से। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो हमारे समाज सुधारक रहे हैं, जो हमारे देश में इन्होंने जितना बड़ा सेक्रीफाई किया, तो इनकी बायोग्राफी को देखते हुए, इनकी आइडियोलॉजी को मानते हुए इन्होंने अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की, और उसी रास्ते पे ये अग्रसर भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, और शुरुआत में क्या था ना कि मैं गांव में रहता था, गांव में नाटक वगैरह होता था छठ वगैरह के मौके पे, दीपावली के मौके पे। तो मुझे लगता था कि अरे क्या हो रहा है। तो हम लोग जब छोटे थे देखने जाते थे, फिर उसके बाद फिर उस नाटक में भाग लेना शुरू किया, तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू की, और कई दिनों तक गाँव में चर्चा चली कि अरे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था उस लड़के ने। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा, और मुझे पैसे मिले थे, वो लोग वो देते हैं ना खुश होकर के पैसे मिले थे। मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई, आप भी खुश हो जाते हो, लोग ताली भी बजाते हैं, लोग पहचानते भी हैं, बुला के आपको चाय नाश्ता कराते हैं, और चर्चा भी चलता है, और उसके बाद आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो मुझे धीरे धीरे लगा कि इसको करियर में भी अपनाना चाहिए। और फिर यहाँ से फिर मेरी यात्रा निकली। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन झारखंड रहा, फिर पटना आया। सौभाग्य से पटना में मुझे उन गुरुओं का साथ मिला, उन लोगों का साथ मिला। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था, उन दिनों थिएटर करना शुरू किया, और देश के कई ख्याति लब्ध और कई बड़े डायरेक्टरों का मुझे सहयोग मिला, साथ मिला, और उनके साथ सीखना शुरू किया। और फिर पता नहीं मैं फिर अभिनय की दुनिया में कैसे रम गया, पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे अभिनय के बाद फिर उसके बाद सीखने लगा, मिलने लगा, वर्कशॉप लेने लगा, और उसके बाद पढ़ने लगा। पढ़ने की जिज्ञासा बहुत जगी। मुझे आज भी याद है कि मैंने जीवन में उतने कपड़े नहीं खरीदे होंगे जितने मैंने किताबें खरीदी। अभी इन दिनों भी मैं इस महीने में भी 1350 रुपये की किताब वाणी प्रकाशन से लेके आया हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं एक अलग चीज़ों में जा रहा हूँ क्या। और अगर एक समाज है, एक समाज का जो वर्ग है, जो आपके बीच का है, जहाँ से आप निकले हैं, वो आपके घर क्या नौटंकी कर रहा है, क्या पागलपंती कर रहा है, क्या ही करता है, लेकिन एक समाज का जो उच्च वर्ग है, जिसको आप बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, वहाँ जब मैं बैठता तो वो कहते हैं कि अरे यार कितना अच्छा कर रहे हो सागर, बढ़िया है, तुमने वो काम किया, तुम्हारा उस नाटक में बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। तो मुझे फिर समझ ये नहीं आता था कि ये समाज के वो कम पढ़े लिखे लोग जो जीवन की जिजीविषा में आज भी वहीं तक रह गए, आज भी गाँव तक ही सीमित रह गए, आज भी परिवार और वहीं तक ही रह गए, दूसरों को नीचा गिराने में रह गए, ये बेहतर है इनका गाइडलाइंस, या ये जो कह रहे हैं वो बेहतर कह रहे हैं कि वो समाज के जो बड़े पदों पे हैं, जिसने अपनी कहानी लिखी है, जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, वो मुझे अच्छा कह रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि कंटिन्यू सागर कंटिन्यू, तो वो बेवकूफ़ है। यानी कि इनका मानना है, जो इनका जो प्रेरणा स्रोत जो बना, जो प्रेरणा जो मिला गांव से, गांव में जो नाटक वगैरह किसी ओकेजनली किसी फंक्शन, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के अवसर पर नाटक वगैरह हुआ करते थे, तो उन नाटकों को देखकर इनमें एक जुनून आया, एक क्रेज़ इनको दिखा कि भाई जब यहाँ से लोग इस मंच से, छोटे मंच से लेकर जो पब्लिसिटी मिल सकता है, पैसे बटो सकते, तो क्यों नहीं इसमें क्रेज ढूंढा जाए, क्यों नहीं इसमें कैरियर बनाया जाए। और यहाँ से इन्होंने एक प्रेरणा स्रोत लिया, प्रेरणा मिला, और इन्होंने इसको कैरियर के रूप में देखा, और इस माध्यम से इन्होंने अनेक शहरों को भी भ्रमण किया। झारखंड, पटना में आकर के इन्होंने शिक्षा दी चली, और आज भी इतना होने के बावजूद भी आज भी इन्हें शिक्षा से बहुत बड़ा लगाव रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी के जो सिचुएशन और अभी के जो समय है, इस समय में नाटक को लोग खास करके गाँव से लोग जो हैं बहुत अजीबो तरह से देखते हैं, मतलब परहेज रखते हैं कि नहीं ये फील्ड, ये सेक्टर अच्छा नहीं। ऐसे में आप उन ग्रामवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सीधा सा यही संदेश है। आप कह रहे कि नाटक को आज लोग भूल गए हैं, सारी चीज़ें जो भी है, आप बात समझिए ना, हम कितना भी मॉडर्न हो जाएंगे, हम बिहार की धरती से आते हैं, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम कितना भी मॉडर्न हो जाएंगे ना, लेकिन लड़की जींस टी शर्ट में अच्छी लगेगी,
बढ़िया बात है, मॉडर्न ज़माना हो रहा है, लेकिन हम जब लड़की देखने जाएंगे ना पसंद करने के लिए, तो एक बार कहेंगे सूट में दिखा दो। तो नाटकों की भी वही स्थिति है आज। नाटक जो है हमारा मेन बेस है, अभिनय की जो है, नाटक जो है अभिनय की, कह सकते हैं कि अभिनय वहीं से शुरू होती है। बिना नाटक किए अभिनय की आप चीज़ों को नहीं आज ये जो ट्रेंडिंग का ज़माना चला है, रील चला है, यूट्यूब चला है, ये सारी चीज़ें, तो आज लड़के क्या करते हैं ना कि कुछ भी यूट्यूब पे बना करके, रील्स पे बना करके उसको अभिनय समझ लेते हैं। वो अभिनय बेसिकली नहीं है, वो एक इंटरटेन का जरिया है। वहाँ पे आप क्रिएट करते हैं, लोगों को पसंद आता है, व्यूअरशिप है। एक्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पढ़ना होता है, भाव हैं, अभिनय के प्रकार हैं, अभिनय की चीज़ों में क्या क्या लगता है वो है। तो अभिनय बहुत बड़ा समुंदर है, और अभिनय को इतना आसानी से समझा और परखा नहीं जा सकता है, वो बहुत लंबा वक्त लगता है आपको। अभिनय तो कहते हैं कि अभिनय जो है पंचम वेद है जी। नाट्य शास्त्र जो है, जब 4 वेद की रचना हुई तो जो 5वां वेद हुआ पंचम वेद, वो नाट्य शास्त्र है। आज आप बताइए ना, बिना अभिनय के आप कुछ करते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम होते होते तक अभिनय ही करते हैं। बच्चा जब पैदा लेता है तो रो करके वो जो है सुर ताल में आ जाता है, और उसके बाद वो हंसना खेलना अभिनय की दुनिया में आ जाता है। एक ये बात है कि कुछ अभिनय करने वाले लोग जो है वो उसको काम के रूप में, रोजगार के रूप में, प्रोफेशन के रूप में अपना लेते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, और कुछ लोग जीवन के रंगमंच पे अभिनय कर ही रहे हैं। तो अभिनय सबको ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को भी अभिनेता बनना है तो नाटक करना चाहिए, अभिनय को समझना चाहिए, इमोशन समझने चाहिए। अभिनय में बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन है, वॉइस एंड स्पीच है, तो इन सब सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। और ये रील्स, यूट्यूब, ये इंटरटेनिंग का माध्यम हो सकता है, ये अभिनय का माध्यम कभी नहीं हो सकता। यानी कि अभिनय बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा फील्ड है, और अभिनय करने के लिए आदमी को उसमें मतलब उसमें अंदर तक जाना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है। इनका मानना है कि अभी जो यूट्यूब चैनल्स पे जो रील्स वगैरह या बहुत सारे जो यंग क्राउड जो आते हैं एंटरटेन करते हैं, तो यह हमारे डेट इज़ पार्ट्स ऑफ एंटरटेन आई थिंक। तो सर अभी तो आपने अपने के बारे में बात करी, और मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप कवि भी हैं, आप लिखते भी हैं, तो अभी ऐसा कुछ ऐसा रिसेंटली जो आपने जो लिखा है, खास करके बेटियों के बारे में, बिहार की अगर बेटियों के बारे में अगर बात करी जाए, तो यहाँ की बेटियाँ भी कम नहीं है, लेकिन इनको कम आंका जा रहा है, कम में आंका जा रहा है। तो ऐसे में इन बच्चियों के लिए, इन बेटियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम पहले वाले सवाल पे चलते। आप एक बात कह रहे थे कि अभिनय को लेकर के चीज़ें आप कह रहे थे, तो मैं एक बात आपको कहूँगा कि देखिए, नाटक का जो जून है ना, वो बहुत विस्तृत है। आप ऐसे इस चीज़ को समझिए कि मंच पे कोई अभिनेता अभिनय कर रहा है और कोई फिल्म में अभिनेता अभिनय कर रहा है। तो अगर फिल्म का अभिनेता कहेगा ना कि वो देखो चाँद कितना खूबसूरत है, तो अभिनेता पे शॉट लगेगा, उसके बाद सीधे चांद दिखाना पड़ेगा। अगर अभिनेता को दिखा दिया, अभिनेता बोल रहा है वो देखो चांद कितना सुंदर है, और आपने वहाँ पे दिखा दिया अमरूद को, तो वो मजाक हो जाएगा, वो कॉमेडी हो जाएगा, सीरियसनेस नहीं रहेगा, चांद आपको दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम मंच पे होते हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं होता, सामने दर्शक बैठे होते और एक अभिनेता आकर के कहता है कि वो देखो चांद कितना प्यारा है, और वहाँ पे बैठे हज़ारों जो दर्शक हैं वो बिल्कुल अगर देखने लगते हैं और उनको चांद दिखता है, जबकि चांद है नहीं। जी जी। तो ये जो मंच का अभिनेता होता है, नाटकों का अभिनेता जो होता है, वो आपके अंदर वो भाव पैदा कर देता है कि आप भाव विभोर हो जाते हैं, आपके अंदर वो इमोशन जो है वो पैदा कर देता है, और आपको अपने मन का चांद दिखता है। तो ये अभिनय की ताकत है, ये रंगमंच की ताकत है, ये नाटक की ताकत है। और आपका अब सवाल क्या था? जी हाँ जी, मैं जानना चाह रहा था बेटियों। जी देखिए, बेटियों पे कलम उठाना तो लगता है कि सूर्य को दिए दिखाने जैसा है, और बेटियां संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है। मैं भी, अगर आज मेरा भी अस्तित्व है तो किसी न किसी की बेटी की वजह से ही है। तो उनके लिए बात करना, और मुझे लगता है ना, इन दिनों जो कवि हैं, जो साहित्यकार है, जो शायर हैं, बेटियों को सुंदर दिखाने के लिए, लड़कियों को सुंदर दिखाने के लिए बाल, पायल, होठ, बिंदी, यौवन, यही किया। जी जी। मुझे लगता है कि इन सबसे बेटियां सुंदर है, इन सबसे इतर बेटियां सुंदर है। तो मेरी एक कविता है जिसको बड़ा देश में सम्मान मिला, उसकी बड़ी समीक्षा, बड़ी सराहना हुई, उसका शीर्षक है नई लड़कियां। वह कितनी ही कल्चरली नहीं बात कर रहा है बेटियों खास करके लेकर के, आज के जिस प्रकार का ट्रेंड बना है लड़कियों को लेकर के कि भाई आप किसी अभिनय के क्षेत्र में जा रहे हो, या फिर आपको अगर दिखना है तो आपको इस लुकअप में जाना है, इस गेटअप में जाना है। बावजूद खास करके लड़कियों के बारे में अगर बात चल रही है, बेटियों के बारे में बात चल रही है, इन्होंने इंडियन कल्चर को इतना फोकस किया है, इंडियन कल्चर को बिल्कुल सेंटर में रख कर कि नहीं, हमारी जो कल्चर, हमारी जो सभ्यता है, उस सभ्यता को बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए बात करते हैं, हाँ, इनसे जानेंगे कि सर आपका क्या मानना है इन चीज़ों पे।
देखिए, मानना मैं कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नई लड़कियाँ। ये जो नई नई बेटियाँ आजकल है ना, ये नई वाली बेटियाँ आज ये नहीं कहते कि चल पापा के जल्दी रूम में पैक हो जाओ, अरे नहीं नहीं घर से बाहर, अरे हंसना नहीं, ऐसे क्यों हंस रही है, ऐसे नहीं बात करती है बेटियाँ। अब बेटियाँ जो है मॉडर्निटी की बात करती है, अब समाज में कैसे आगे बढ़ना है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे मेडिकल करना है, कैसे इंजीनियरिंग करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस पर बात कर रही है वो समाज का वो नहीं कि अरे इतना मीटर में ही हंसना, इतना क्यों हंस दी, अरे मम्मी गुस्सा करेगी, उस पर बात नहीं कर रही है बेटियाँ। आज बेटियाँ बहुत आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आप जब कह रहे थे कि बेटियों को कमतर आंका जा रहा है, बेटियों को पीछे समझा जा रहा है, आप भ्रम में हैं। जिस देश में 2-2 बार बेटियां राष्ट्रपति बन चुकी हों, देश की कमान संभाल चुकी हों, वहाँ अगर आप कहते हैं कि बेटियां पीछे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मन का छोटापन है। विस्तृत खोलना चाहिए अपने आप को और बेटियों को सम्मान देना चाहिए। तब बेटियों पे कविता पढ़ता हूँ। मेरा सवाल था ग्रामीण परिवेश में जो पल रही बच्चों के बारे में, उससे सवाल था कि नहीं सर, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ग्रामीण आज एक प्रतिभा, ग्रामीण और शहर का कोई बाउंडेशन नहीं है सर। आज मैं आपको कहा, आप बीपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, बेटियों का रिजल्ट देख लीजिए, वो गाँव कि ढिबरी में जो जादू कर देती है ना, वो शहर के एसी वाले में आपने सुपर 30 फिल्म देखा होगा सर। तो प्रतिभा जो है ना, वो कभी संसाधन का मोहताज नहीं रहता है, पर जहां रहेंगे आप, जिस जगह पे रहेंगे, वहां आप चमक जाएंगे। और एक बात कही जाती है कि सृजन का बीज हूं साहब, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। अगर कोई अंकुरित बीज है, उसको कहीं फेंक दीजिए, वो आप उसको हवा पानी मत दीजिए, वो खुद प्रकृति से वो आप शोषित कर करके वो उग जाएगा। अगर वो निकलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तब कविता पे आता हूँ, नई लड़कियां, जिसका शीर्षक है। और मैं पढ़ते हुए ये कविता पढ़ते हुए बड़ा खुश होता हूँ कि बहुत छोटी कविता मैंने लिखी और मुझे लगता है कि भाई साहब, इससे बेहतर अगर मुझे लगता है कि आज तक मैं कुछ लिख नहीं पाया। आगे प्रयास में होगी, शायद कभी बेटियों पर ऐसा कुछ लिख पाऊँ। कविता का शीर्षक है कि कितना खुलकर हंसती है नई लड़कियाँ, कितना खुलकर हंसती है नई लड़कियाँ, और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियाँ, और बहुत रोका जाता है जिनको। कहते हैं ना, बेटिया के पटना पढ़े भेजवा, दिल्ली भेजवा, अरे बेटियां तो खराब हो जितवा, ऐसा कहते हैं समाज के लोग, कहते हैं, आपके अगल बगल वाले लोग कहते हैं। नहीं सर, अगल बगल वाले लोग डरते हैं कि अगर आपकी बेटी अफसर बन गई ना, तो फिर आप उनसे कर्जा नहीं मांगेंगे, फिर आप उनसे बड़े हो जाएंगे। इसलिए आपकी मॉडर्निटी को तोड़ना चाहते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भरना चाहते हैं कि पापा रोक देंगे तो बेटिया तो रुक जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, आगे बढ़ने वाले को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। जब पीटी उषा जब भागी ना, तो कितना दूर भागी दुनिया जानती है। समझ रहे हैं आप? जी। अभी बिहार की फिलहाल की मनीषा रानी एक बेटी थी, उसने घर को छोड़ दिया, आज वो देखिए बिग बॉस में जाकर के धमाल मचा रही है कि उसने अपना मुकाम बना। और कई ऐसे लोग हैं, बेटियों की आप क्या बात करेंगे सर, बेटियां तो सृजन कर देती है, इससे अद्भुत क्या काम है। तब कविता वहीं से उठाता हूँ कि कितना खुलकर हंसती है नई लड़कियां, कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियां, और बहुत रोका जाता है जिनको, बहुत रोका जाता है जिनको, कुछ बड़ा नाम करती हैं ऐसे ही लड़कियां कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और कोर्ट ने सर 50% का ऑर्डर दे दिया कि पिता के जो संपत्ति में, करोड़ों की संपत्ति में बेटियों का हक जो है 50% है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन भैया क्या करते हैं, भैया 5 लाख में बहन की शादी कर देते हैं, और उसके भाई राम राम, और बहन भी कहती है नहीं ठीक है, भैया तो हमारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, वो कह रही कि नहीं, ये मेरा हक है। तो तब वहाँ से पंक्ति उठाता हूँ कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियाँ, और अब तो बराबरी का हक मांगती हैं, अब तो बराबरी का हक मांगती हैं लड़कों की तरह, घर में घर की पढ़ी लिखी लड़कियाँ, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियाँ। और बेटे तो वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं सर आज। जी। किसी बेटे ने वृद्धाश्रम छोड़ा होगा अपने माँ बाप को, कभी इतिहास के पन्नों में नहीं है। तब वहाँ से पंक्ति उठाता हूँ कि घुटने लगता है दम्ब जब बंद दरवाजों से, घुटने लगता है दम्ब जब बंद दरवाजों से, तब उम्मीद की खिड़कियाँ खोलती हैं यही लड़कियाँ, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियाँ। और कविता की अंतिम पंक्ति पे आता हूँ। आप देख रहे होंगे कि बस चला रही हैं बेटियाँ, देश चला रही हैं बेटियाँ, बैंक चला रही हैं बेटियाँ, सब कुछ आज कर रही हैं वो, मतलब कि हर जगह आपको बेटियां मिल जाएंगी जॉब करते हुए। और यहाँ तक कि बेटियां एक घर नहीं 2-2 घर चला रही हैं। मैं ऐसे कई बेटियों को जानता हूँ, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पति बेरोजगार हैं सर। अब ये तो समाज के लिए धब्बा है कि बीवी की कमाई खा रहा है, लेकिन मैं कई ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ कि वो नौकरी कर रही हैं और अपने पति को कह रही हैं कि तुम पढ़ो, मैं कमा रही हूँ, तुम्हारी नौकरी लगेगी, दोनों मिलकर गृहस्थी जीवन की चलाएंगे। लेकिन ये मॉडर्न समाज के लिए, ये पुराने सोच वाले समाज के लिए तो मजाक का पात्र है। अरे बीवी की कमाई खा रहा है। रीसा जीता जागता उदाहरण आपको बता दूं, बिहार के पंकज त्रिपाठी, आप जो बहुत बड़े एक्टर उनको कहते हैं, बड़ा सम्मान है उनके लिए। वो भी जब अपने स्ट्रगल के दिनों में थे तो उनकी बीवी जो है वो काम कर रही थी,
वो पढ़ा रही थी, उस पैसे से घर से वो खर्चा चल रहा था और अपने अभिनय में तल्लीनता से लगे हुए थे। तो ये मॉडर्निटी समाज में मत सोचिए कि बेटियां कमा रही है, बेटे कमा रहे, नहीं, ये बिल्कुल आप नहीं सोच सकते। पंक्ति वहाँ से ख़त्म करता हूँ कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियाँ और संभालती हैं घर को, संभालती हैं घर को, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर। क्या बात है। संभालती हैं घर को अपने कंधों पर, बेटों की तरह घर में घर की सबसे बड़ी लड़कियां, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। बहुत बड़ी बात इन्होंने बेटियों को लेकर बोला है कि भाई आज जिस प्रकार से समाज में हर क्षेत्र में लड़कियों का जो आगे बढ़ना रहा है, अव्वल दर्जे पे रहा है, तो निश्चित रूप से कि बेटियों के लिए एक अच्छा संदेश सर के द्वारा। मैं सर एक्चुअली आप नवादा से हैं और एक अंत में एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अभी सच पर मरने वाला हूं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे अड़कर तनने की, और उस नेता का मर जाना ही अच्छा है जो देश के प्रति खुददार नहीं, और मेरा देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो आपने सवाल उठाया कि नवादा लोकसभा की, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वैसे नेता को वोट आप कीजिए जो आपके बीच रहते हों। देखिए, बेटे का बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है सर। मुझे नहीं लगता है कि बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा नौकरी कर ले, बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि बुढ़ापे में वो बेटा आपके साथ रहे, भले ही वो छोटा मोटा रोजगार ही क्यों ना करे, ये बड़ी बात है। तो नेता भी मुझे बहुत कोई ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्रांडेड हो, वो बहुत मतलब कि नवादा को ऐसा स्टार बना दे, नवादा को बदल दे। मत बदलो, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। नवादा के लोग, एक तो नवादा का जो है स्थिति जिस तरीके से कि नेता यहाँ जीतते हैं उसके बाद उड़ जाते हैं भाई, फिर वहाँ आपको दिल्ली नज़र आते हैं। तो नवादा में रहने वाला नेता चाहिए, दुख सुख में साथ खड़े रहने वाला नेता चाहिए, और जब वो रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे, तो नवादा अपने आप बदलेगा। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र में रहने वाला नेता होना चाहिए और समझदारी से, क्योंकि मुल्क में बड़ी ताकत है सर, तो समझदारी से वोट करें। और क्षेत्र में सबसे प्रायोरिटी मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से मैंने कहा ना कि बेटा घर में रहने वाला होना चाहिए बुढ़ापे में, तो सुख दुख में जो है आपका सांसद जो है, आपका जो नेता है, वो आपके साथ होना चाहिए भैया, बाकी अच्छा बुरा हम देख लेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि इनके मन में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा टीस है, या फिर आप कह लो कि ऐसा नीड है कि नवादा का सांसद यानी कि नवादा का बेटा नवादा का ही नेता हो, ऐसे नेता जो हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए हमारे इस DL भारत न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।